अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीमान इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर आपका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इस बेस पे बताऊंगा कि आगे जाके आप थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे, इसी के बेस पे आप सीखेंगे। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे ये बुनियादी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। मैं इस पर थ्योरेटिकली इस लेक्चर को लूँगा ताकि आपको इसकी सही से समझ आए। तो ये है आपकी जो डेफिनीशन है जिसमें हमारे पास है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, इस बात को कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको वैसे ओरली बताता हूँ और बस आपने इनके मीनिंग समझने हैं ताकि ऑब्जेक्टिव में और क्वेश्चन जब हम थ्योरम प्रूव कर रहे हों तो आपको इनकी बेस की समझ हो। सबसे पहले जो है यहाँ पे बात हुई है अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल या रीमान इंटीग्रेबिलिटी या इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले लेट एफ बी डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी वी हैव एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए। तो ये जो है आपके पास दिया हुआ है वेयर स्मॉल एम एंड कैपिटल इन्फीमियम और सुप्रीमियम है। ये चूँकि मैं पहले आपको ये करवा चुका हूँ, ये जो थ्योरम है आपने शुरू में ये देखा है, तो उन लेक्चर्स में आप ये देख सकते हैं। अब जो समझने की बात है जिसकी वजह से ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ वो ये है कि अपर एंड लोअर इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन होती है। बस आपने ये तैयार कर लेनी है कि अपर एंड लोअर इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन है। तो आप ये कहें कि अपर की डेफिनेशन ये होगी कि ए टू बी के ऊपर बार डालेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये अपर की डेफिनेशन है। और लोअर की डेफिनेशन में हम क्या करेंगे कि नीचे ए के ऊपर बार डालेंगे और बी ऐसे ही छोड़ेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये अपर और लोअर हम ऐसे लिखा करते हैं। एक तो आप ये जहन में रखें। सेकेंड वन ये है कि अपर की डेफिनेशन ये है जिसमें आप लिखते हैं इन्फीमियम। तो अब स्टूडेंट आपके पास ये है कि ये जो डेफिनेशन है आप सबको आनी चाहिए। मैं आपसे पूछूँ कि अपर की डेफिनेशन लिखें तो आप लिखेंगे इन्फीमियम ऑफ अपर यू पी एफ पी इज़ अ पार्टीशन ऑफ ए बी। एक तो ये लिखेंगे और लोअर की डेफिनेशन में आप जहाँ इन्फीमियम है वहाँ सुप्रीमियम लिखेंगे। ये दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हमने प्रीवियसली भी इसको पढ़ा है, सिर्फ उसमें लिखने का तरीका ये था कि अपर की जगह अपर या लोअर की जगह लोअर। यहाँ पे लिखा था एक्स बिलोंग टू ए बी या जो भी लिखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों वे से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे तरीके से समझो कि आपको कोई फंक्शन जो होता है वो रीमान इंटीग्रेबल कब होता है। तो आपका आंसर होता है वो तब होता है जब अपर और लोअर रीमान जो इंटीग्रल होते हैं अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तब। तो इसका मतलब है जब दोनों इक्वल हैं तो उसको लिखते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि सिंपल इंटीग्रल की फॉर्म में उसे लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पे होप्स हो कि आपको इस टॉपिक की थोड़ी सी समझ आई होगी कि हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेबिलिटी के बारे में या रीमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें ये होता है कि दो तरह की इंटीग्रेशनें होती हैं। एक को कहते हैं अपर इंटीग्रल, दूसरे को कहते हैं लोअर। अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर और अपर को कैसे निकालते हैं उसकी डेफिनेशन ये होती है और लोअर को कैसे निकालते हैं ये होती है। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो आप समझ जाएं कि आपने क्या शो कर दिया है। अगर दोनों इक्वल हों तो फिर वो चीज़ जो होती है वो रीमान इंटीग्रेबल होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपने ये अच्छे से आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्लियर होने चाहिए और आगे थ्योरम में भी आपको ये पजल आने से बचाएंगे। ये पॉइंट्स जो हैं नोट्स जो है दिए गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये नोट में पहला जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास वो ये है कि आपके पास जो नंबर्स हैं ए और बी क्या होते हैं, जो इंटरवल में जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पे ख़त्म करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द लोअर एंड अपर लिमिट। तो इनको हम कहते हैं, ए को लोअर लिमिट कहते हैं, बी को अपर लिमिट कहते हैं। अगर ये आगे पीछे हों, बी पहले हो ए बाद में, तो फिर बी को लोअर लिमिट कहेंगे और ए को अपर लिमिट कहेंगे। दूसरे नंबर पे एक बात ये याद रखिएगा, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। उसके बाद इक्विलेट अप्रोच बेस्ड ऑन द नोटेशन ऑफ द लिमिट, ये जो है इसकी बात मैं नहीं कर रहा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 2 देखें। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है इफ़ शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल। ये बात याद रखिएगा कि हर बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता। ये आपने थ्योरम किया है एक, तो हर बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता। तो एक बात ये याद रखिएगा कि आप ये ना समझिए कि हर बाउंडेड फंक्शन जो है ना वो इंटीग्रेबल करके बैठ जाएं, तो इसको समझिएगा। उसके बाद जो है याद रखिए कि फंक्शन को इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो बाउंडेड हो, लेकिन हर बाउंडेड इंटीग्रेबल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें इंटीग्रेबिलिटी का पता होता, हमें बाउंडेड का पता होता, फ़ौरन ही कह देते इंटीग्रेबल है, तो फिर रीमान सम की ज़रूरत ना पड़ती फॉर चेक। लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए तो पढ़ते ही, मतलब उसका क्या आंसर आ रहा है वो तो ज़रूरत पड़ती। उसके बाद है द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द बाउंडेड फंक्शन एफ ओवर ए बी इज़
ऑब्टेन, वो यहाँ पे ये चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती है, नीचे जाके हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात भी करेंगे। द स्टेटमेंट दैट द इंटीग्रल, ये जो है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट इक्विलेंट सेइंग दैट द फंक्शन एफ इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ओवर ए बी। और वो क्या हमें ये कहा जा रहा है कि ये चीज़ तभी एग्जिस्ट करती है जब अपर रीमान सम लोअर रीमान सम जो है दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हों। ये पांचों पॉइंट में सिंपल वर्ड्स में आपको फिर बताऊंगा अभी इसी टॉपिक में। इसलिए पांचवा जो पॉइंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ओवर अ इंटरवल एंड एज इंट्रोड्यूस हेयर इज सब्जेक्ट टू टू वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि जो इंटीग्रेबिलिटी के लिहाज से दो अहम लिमिटेशन है। पहली ये है द फंक्शन इज़ बाउंडेड, एक ये हो द इंटरवल इज़ फाइनाइट सो दैट नाइदर द एंड पॉइंट इज़ इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये समझिएगा, और मैं रिपीट कर रहा हूँ कौन से की पॉइंट हैं। नंबर एक, पहले बात में आपको कहा गया कि जो आपको इंटरवल दिया होता है उसमें जो नीचे लिमिट लिखी होती है उसको लोअर कहते हैं लिमिट, और अपर को अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। एक नंबर दूसरे पॉइंट में आपसे ये कहा गया है कि हर बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, लेकिन रीमान सम की इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए बाउंडेड पहले होना ज़रूरी होता है। थर्ड वन पॉइंट में आपसे कहा गया है कि एवरी बाउंडेड फंक्शन इज़ नॉट, सॉरी ये तो हो गया। नंबर 4 पे कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी इज़ बाउंडेड फंक्शन। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि बाउंडेड होगा तो हम आगे चेक करते हैं। उसके बाद है ये जो स्टेटमेंट है ये तभी लिखी जाती है, अपर और लोअर नहीं लिखा जाता जब दोनों यानी लोअर और अपर एक दूसरे के इक्वल हों। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करते हैं तो पहले देखें फंक्शन बाउंडेड है, और दूसरे नंबर पे ये ज़रूर देखा करें कि वो जो फंक्शन है उसकी लिमिट फाइनाइट है, यानी कि ए और बी जो है वो ये ना हो 0 to इन्फिनिटी दिया हो, वो लिमिटेड वैल्यूज़ दी होती हैं। तो होप्स हो कि नोट में जो 5 पॉइंट थे आप इनको समझ चुके होंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे ये भी आपने समझना है। देखिए 6 नंबर जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि याद रखिए कि अगर आपके पास जो लोअर है, लोअर के यानी फंक्शन के अंदर माइनस आ जाए तो वो माइनस जब बाहर आता है तो वो अपर बन जाता है, और अगर अपर में हो तो वो लोअर बन जाता है। माइनस बाहर निकालने से ये फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 7 में ये पहले आपने रीमान सम के लिहाज से पढ़ी है, ये अब रीमान इंटीग्रेबिलिटी में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि आप माइनस बाहर निकालें तो ऐसे होता है। पॉइंट नंबर 7 आप जाके देखें तो उसमें दिया हुआ है, देखें ये लोअर है, इज़ आल्सो रिटन एज, ये लोअर है, यानी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये प्रीवियस किसी लेक्चर में आपको बता भी चुका हूँ कि या तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं या खाली एफ डी एक्स लिखते हैं, या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं। तो इन तीनों तरीक़ों से इसे लिखा जा सकता है। कहीं भी जो जिस मेथड से भी लिखा हो आप उसे फॉलो करेंगे। मीन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हो या एफ डी एक्स लिखा हो या खाली एफ लिखा हो, सेम मीनिंग लिए जाते हैं। सेम आप अपर को भी बिल्कुल वही नोटेशन है, और ये जो थर्ड वाला है उसकी भी वही नोटेशन है। तो ओवरऑल जो है स्टूडेंट आपने आज के इस लेक्चर से क्या चीज़ सीखी है, वो ये सीखा है कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके की पॉइंट्स क्या होते हैं जिनकी बेस के ऊपर रीमान इंटीग्रेबिलिटी को चेक किया जाता है। मैं इसकी समरी बता दूं लेक्चर की। नंबर 1, रीमान इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन। अपर और लोअर के लिए 2 सेपरेट डेफिनेशंस हैं। अपर के लिए इन्फीमियम यूज़ किया जाता है, लोअर के लिए जो है वो अपर के लिए इन्फीमियम और लोअर के लिए जो है हम सुप्रीमियम यूज़ करते हैं। एक दूसरे नंबर पे ये कि लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल अगर इक्वल आ जाएं, यानी कि उनकी इंटीग्रल की बात करूं तो वो फिर रीमान इंटीग्रेबल होता है। फिर थर्ड वन ये है कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए फंक्शन का बाउंडेड होना ज़रूरी होता है, और उसकी जो अपर और लोअर लिमिट होती है वो दोनों जो हैं वो एग्जिस्ट करनी ज़रूरी होती हैं, उनमें से कोई एक भी इन्फिनिटी ना हो। ये की पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी है उसके लिखने के पैटर्न हैं। जिस भी मेथड से इन तीनों में से लिखा हो आप किसी को भी अच्छे पढ़ सकें कि ये वही लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब स्टूडेंट हमारी सीरीज़ शुरू होगी। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो थ्योरम नंबर 1 है, यानी कि पहला थ्योरम रीमान इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ताकि हम जो जो थ्योरम करते जाएंगे अगर कोई थ्योरम बीच में से मिसिंग होगा तो आप मुझे बताएंगे कि सर फलां वाला थ्योरम, इतने नंबर वाला थ्योरम अभी हमने नहीं पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।